मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में जो टॉपिक हमने कवर करने हैं वो है डेफिनेशन फॉर ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ जी विद रेस्पेक्ट टू हाइट एंड डेप्थ, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, height of a satellite, binding energy, various types of satellites and Kepler's law of planetary motion। ये हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशन के बारे में देखते हैं। ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन इज अ नेचुरल फिनोमिना बाय फिजिकल बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। फिजिकल बॉडीज जो होती है वो एक दूसरे को, जिनके पास मैस है, फिजिकल बॉडीज वो है जिनके पास मैस है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ये जो फिनोमिना जिससे वो अट्रैक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। न्यूटन फोकस्ड ऑन हिज अटेंशन ऑन द मोशन ऑफ द मून अबाउट द अर्थ। तो ये जो कंसेप्ट आया था ग्रेविटेशन का, इसके पीछे जो था वो ये था कि न्यूटन ने जो मून है उसकी मोशन को स्टडी किया था और उसके बाद में ये ग्रेविटेशन का जो कंसेप्ट है वो प्रपोज किया था। He declared that the laws of nature that operating between earth and the apple is same as the laws operating between earth and moon। उसने बताया कि जिस तरीके से अर्थ क्या कर रही है, एप्पल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, उसी तरीके से अर्थ जो है वो मून को भी क्या कर रही है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। दोनों सिमिलर चीज़ें हैं। He calculated the acceleration due to gravity on earth to be 9.8 meter per second square। न्यूटन predicted that A directly proportional 1/r²। न्यूटन ने बताया कि ये जो एक्सेलरेशन होता है ये डिस्टेंस की स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है। आल्सो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m/r²। इसी तरीके से जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मैस के प्रोपोर्शनल होता है और जो डिस्टेंस होती है वो इसके स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है। ये न्यूटन का जो प्रेडिक्शंस था उसने ये चीज़ें सब कैलकुलेट की थी। बाय द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू अर्थ मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द बॉडी। तो ये जो फोर्स है, जो बॉडी क्या कर रही है, अर्थ पे लगा रही है और अर्थ जो है वो बॉडी पे अप्लाई कर रही है, इनकी जो वैल्यू है वो एक जैसी होती है। Therefore this force should also be proportional to the mass of the earth। Thus the force between the earth and a body is, जो फोर्स होगा अर्थ और बॉडी के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मैस के प्रोडक्ट के और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल। ये अर्थ और बॉडी की बात कर रहे हैं हम, किसी दो बॉडी की बात कर सकते हैं। कोई भी दो बॉडीज़ है जिनके पास जो फिजिकल बॉडीज़ है हैविंग मैस m1 एंड m2, इस तरीके की कोई बॉडीज़ है और वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखी हुई है, तो उनके बीच में भी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ से हम F इक्वल टू कैपिटल G m/r²। ये जो कैपिटल G हमने लिया है ये एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये पूरे यूनिवर्स में इसकी जो वैल्यू है वो सेम रहती है और वो होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये कैपिटल G है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो वैल्यू आई है F इक्वल टू G m/r², ये वैल्यू है फोर्स की, उस फोर्स की जो ग्रेविटेशन की वजह से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करता है। आगे हम पढ़ रहे हैं एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ऐसे कौन से एविडेंस है जो ग्रेविटेशन के लॉ को सपोर्ट करते हैं? जैसे फर्स्ट है द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन और दैट ऑफ द मून अराउंड अर्थ इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉज। सबसे पहला जो है वो जो जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं और उनकी जो मोशन है वो क्या करती है, इसको सपोर्ट करती है। किस तरीके से करती है इसको हम आगे और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। द टाइड आर फॉर्म्ड इन ओशियन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द मून। जो ओशियंस होते हैं उनमें जो टाइड आते हैं वो भी इस वजह से आते हैं कि जो मून और जो अर्थ है उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे इनकी पोजीशन चेंज होती है तो उसमें वेरिएशन होता है, इस वजह से टाइड आते हैं।
द वैल्यू ऑफ जी कैन बी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ जी कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट द ऑर्बिट्स एंड द टाइम पीरियड ऑफ एन सैटेलाइट। तो जो जी की जो वैल्यू है, इससे हम क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट के जो ऑर्बिट्स है और उनकी जो पीरियड है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की हम बात करते हैं। सबसे पहला जो है वो है द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू मासेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरवेनियन मीडियम। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है कोई भी दो मासेस के बीच में लगता है, वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। आप दो ऑब्जेक्ट जिनका मास है उनको आप किसी भी मीडियम में ले जाइए, वैक्यूम में ले जाइए, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो वो एक दूसरे पे अप्लाई करते हैं वो मीडियम से अफेक्ट नहीं होगा। द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर इक्वल एंड अपोजिट, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ने हमें क्या बताया था कि ये एक्शन और डायरेक्शन था कि जो फोर्स है वो पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये बात हमें थर्ड लॉ से मिलती है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी जो वैल्यू है वो इक्वल होती है, बट डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और ये हम लोगों ने 6th चैप्टर जो था वर्क एनर्जी वाला उसमें पढ़ा था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो थे जो क्या नहीं कर रहे थे, ऐसे फोर्सेस जिनसे अगर हम वर्क डन करते हैं तो वो जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कोई फोर्स अगर वर्क डन कर रहा है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इस टाइप के जो फोर्सेज है दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेज। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स ओनली फॉर पॉइंट मैसेज। तो जब इसकी बात करते हैं हम ग्रेविटेशन की, तो ये पॉइंट मैसेज की के लिए बहुत अच्छा है। अब पॉइंट मैसेज जो हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, प्लैनेट्स को भी पॉइंट मैसेज कंसिडर किया जा सकता है। अगर हम यूनिवर्स को देखते हैं तो प्लैनेट्स पूरे यूनिवर्स का बहुत छोटा सा पार्ट्स है। नेक्स्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट masses is a central force. Its magnitude depends only on r and has no angular dependence. ऐसे फोर्सेस जो डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। तो ग्रेविटेशनल भी क्या है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। हमने देखा था F प्रोपोर्शनल 1/r²। ये क्या है, सेंट्रल फोर्सेस है। नेक्स्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो बॉडीज़ के बीच में लगता है, अगर वहाँ कोई थर्ड ऑब्जेक्ट या थर्ड बॉडी हम रख देते हैं तो उसकी प्रेजेंस का उस फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन हमने पढ़ा हुआ है। एक्सेलरेशन क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। तो हम ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई एम मैस का ऑब्जेक्ट है। सपोज ए मैस एम इज सिचुएटेड आउटसाइड द अर्थ एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर। अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई स्मॉल एम मैस का ऑब्जेक्ट हमने लिया हुआ है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मैस इज, ये जो मैस है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगने वाला है वो हमें देखना है। तो लगा अर्थ जो है वो क्या करती है, इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। तो F इक्वल टू mg फोर्स इसके ऊपर लगने वाला है। ठीक है। दूसरा हमने जो पढ़ा है जी सपोज एक्सेलरेशन है, तो हमें पता है कि F इक्वल टू क्या होता है, मैस इंटू एक्सेलरेशन। तो F इक्वल टू mg फोर्स इस पे लगने वाला है। दूसरा हमने पढ़ा है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी लगेगा, जो हमने पढ़ा है Gm/r² होता है। तो ये जो दोनों को जब इक्वल करेंगे mg इक्वल टू Gm/r², तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी स्मॉल g की, g इक्वल टू Gm/r²। ये जो स्मॉल g है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, वो हम पढ़ गए हैं पीछे 6.67। कैपिटल M जो है वो अर्थ का मैस है, और स्मॉल r जो है वो डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट की m मास वाले की अर्थ के सेंटर से। तो यहाँ से हम g की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
बाई द अबव इक्वेशन वी कैन से दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। अब इस एक्सप्रेशन में स्मॉल m कहीं नहीं आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट के मास पर एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है कैपिटल M यानी अर्थ के मास के ऊपर, और अर्थ का मास फिक्स है हमें पता है, तो डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पर, अर्थ के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की सरफेस के नियर अबाउट है, जब वो अर्थ की सरफेस के नियर अबाउट है तो जो स्मॉल r है इसको हम अर्थ की रेडियस के इक्वल लेते हैं, तो और इक्वल लेके अगर इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है। ठीक है, तो जब हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर जाएंगे या अर्थ के अंदर डेप्थ में जाएंगे तो जी की वैल्यू में कुछ वेरिएशन होगा। वो जो वेरिएशन है वो किस तरीके से होगा स्टडी करते हैं हम भी। वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी जो स्मॉल जी है एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी जो वैल्यू है वो अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने पे और अर्थ के अंदर डेप्थ में जाने पर क्या चेंजेस होता है अभी देखते हैं, क्या चेंजेस होता है अभी देखते हैं अपने। तो हमने अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ा G इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये अर्थ की सरफेस पे हमने पढ़ा। ओके, अगर मैं बात करता हूँ कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से h डिस्टेंस पे है तो अर्थ की सेंटर से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी r प्लस एच, अर्थ की सेंटर से उसकी डिस्टेंस होगी r प्लस एच। जी एच का मतलब है G8h, h हाइट के ऊपर जी कितना है, तो r की जगह वैल्यू आ जाएगी r प्लस एच, तो यहाँ से हमें मिला G8h इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम करते हैं डिवाइड, जब इनको डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है GH अपॉन एच इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और फाइनली इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा जी एच अपॉन एच इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2। यहाँ हम बिनोमियल थ्योरम को यूज़ करते हैं, बिनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपांड करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आती है जी एच अपॉन जी इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर। बोथ इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ शो दैट जी डिक्रीजेज एज द हाइट इंक्रीजेज। तो जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है स्मॉल जी है उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। इक्वेशन थर्ड मस्ट बी यूज इन न्यूमेरिकल व्हेन h इज कंपेरेबल टू r। जो थर्ड इक्वेशन है वो हमें कब यूज़ करनी है, वो हम तब यूज़ करेंगे जब जो h की वैल्यू है वो कैपिटल जो r हमने लिया है रेडियस ऑफ अर्थ इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो, तब हम इसको यूज़ करते हैं। इक्वेशन फोर्थ मस्ट बी यूज इन न्यूमेरिकल व्हेन h इज लेस देन r हो, तब तो हम इक्वेशन फोर यूज़ करेंगे। और अगर h की ऑर्डर की वैल्यू होगी, जैसे अर्थ की जो सर्व रेडियस है वो होती है 6400 किलोमीटर, तो इस रेंज की जो वैल्यूज़ होगी उनके लिए थर्ड यूज़ करेंगे। और अगर h की वैल्यू r से बहुत कम है, रेडियस से बहुत कम है, तो उसके लिए इक्वेशन फोर्थ हम यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल्स में ये होता है। वेरिएशन ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू द एल्टीट्यूड, मतलब हाइट में किस तरीके से वेरिएशन होता है। तो हम ये ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ ये शो किया हुआ है, हाइट और जी की वैल्यू पर जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है जी की वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि जब हम अर्थ के अंदर डेप्थ में जाते हैं तब जी की वैल्यू पर क्या इफेक्ट होता है। तो वही हम कंसिडर करते हैं कि डी डेप्थ के अंदर डी डेप्थ पर कोई एम एस का पार्टिकल रखा हुआ है, तो अर्थ की सरफेस पे जी की वैल्यू होती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एम जो है वो अर्थ का मेस है। अब अर्थ के सरफेस के अंदर की बात कर रहे हैं तो इसे हमें डेंसिटी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो एम की जो वैल्यू आ गई वो 4πr³ रो जो है वो डेंसिटी है। तो यहाँ से एम की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन में, तो हमारे पास आएगा g इक्वल टू कैपिटल G 4/3πr³ रो अपॉन आर स्क्वायर। और वी कैन राइट g इक्वल टू कैपिटल G 4/3πr रो। अर्थ की सरफेस पर ये g की वैल्यू आई है डेंसिटी की फॉर्म में। ओके, अब हम बात करते हैं जब हम जाते हैं d डिस्टेंस पर नीचे की ओर डेप्थ में जाते हैं, तो GD का मतलब G8D, डी डेप्थ में g की वैल्यू कितनी है, तो GD इक्वल टू है कैपिटल G 4/3πr - d रो,
दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके सॉल्व करेंगे जैसा हमने पीछे सॉल्व किया है, तो हमें मिलेगा जी डी अपॉन जी इक्वल टू जी वन माइनस डी अपॉन आर। तो जी की वैल्यू जो है वो डेप्थ में जाएंगे तो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर हम अर्थ के सरफेस से हाइट पे जाते हैं तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, और अर्थ के अंदर की ओर मूव करते हैं, डेप्थ में जाते हैं तो भी जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। तो ये जो था हमारा आज का टॉपिक, ग्रेविटेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, और अर्थ की सरफेस से एच हाइट या एच डेप्थ डी डेप्थ में जाने पर जी की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बाकी टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।